आज जो टॉपिक हमने आइडेंटिफाई किया है हर्षद सर, वो है कि 2 साल के अंदर एक बड़ा कॉर्पस यानी कि 7 साल के अंदर एक बड़ा कॉर्पस यानी कि 2 करोड़ की पूंजी कैसे जुटाई जाए। आम तौर पे कैसे, मतलब सबको लगता है कि वो 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस अगर इकट्ठा कर ले तो उनके लिए एक पर्याप्त पूंजी रहेगी, लेकिन ये 7 साल की अवधि में कैसे होगा। तो ये छोटी अवधि में एक बड़ी पूंजी अगर किसी को जुटानी हो तो वो कैसे कर सकता है, ये आप ही बताइए पहले तो। जी। तो सुमित, सबसे पहले धन्यवाद। पहला शो है आपके साथ और अच्छा लग रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चुना है। 7 साल में 2 करोड़ ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, आइडियली जो जो इन्वेस्टमेंट, जो समझ लीजिए, मेरा मेरा अगर गोल 2 करोड़ है और मुझे 7 साल में इन्वेस्ट करना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हर महीने का होता है वो भी काफी बड़ा होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा सुमित जी, कि अगर समझ लीजिए कि हर महीने मैं अराउंड समझ लीजिए 1,33,000, 1,33,000 अगर हर महीने मैं इन्वेस्ट करूं, और ये 7 साल के लिए, और हर साल मैं केवल 5% से स्टेप अप करूं उसको। स्टेप अप की स्ट्रैटेजी के बारे में और भी डिस्कस करेंगे सुमित जी। तो स्टेप अप ये होता है कि आप हर साल अपने एसआईपीस को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1,33,000 की एसआईपी है, उसको अगले साल 5% से बढ़ा दिया, तो आप ऑलमोस्ट 1,40,000 की एसआईपी आप अगले साल करेंगे। और उसके हिसाब से और आगे बढ़ेंगे तो अराउंड 1,46,500 के आसपास की एसआईपी आप करेंगे। तो ऐसा कर करके आप धीरे धीरे करके, जब आपका एसआईपी अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ेगा और आपका कॉर्पस बढ़ेगा, तो तकरीबन 7 साल के आसपास अगर मैं 12% का भी एवरेज रिटर्न्स पकड़ूं एसआईपी के, तो आपका गोल जो है वो 2 करोड़ के आसपास जो गोल अमाउंट है वो आ जाता है। तो 2 करोड़ सबसे पहले तो एक छोटा अमाउंट नहीं होता। और 1,33,000 एक एक बड़ा सब्सटैंशियल अमाउंट है। लेकिन ये एक अंदाजा देता है कि अगर आपको आप अगर उसको कैलकुलेट करके सही तरीके से इवैल्यूएट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आप वर्क करेंगे, तो आप 2 करोड़ की जगह पे अगर आप उसको 1 करोड़ भी करेंगे, तो आपको एक अनुमान आता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितना स्टेप अप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एपेटाइट टू इन्वेस्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब आप अपने गोल्स को प्लान करते हो और गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हो। अच्छा सर, 2-3 चीजें हैं। जी। 7 साल की जर्नी कहने के लिए बहुत छोटी जर्नी है, लेकिन पूरा जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो बहुत बड़ी जर्नी है। 7 साल के बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमने 2020 से शुरू किया होता तो जी। इस तब से लेके अब तक 6 तो बड़े वॉर आ चुके हैं, एक चाइना का वॉर, ट्रेड वॉर आ चुका है, और छोटे मोटे बहुत सारे हिचकोले बाजार ने खाए हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव है ये आपके इस जर्नी को कितना डिस्ट्रैक्ट करेगा, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा मेरी, क्योंकि खाली 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना ही जरूरी नहीं है, उसके आगे पीछे मेरी लाइबिलिटी चल रही होती है, उनको मैं कैसे मैनेज करूं। श्योर। तो मैं आपका दूसरा क्वेश्चन को मैं पहले लूंगा। ओके। क्योंकि वो है ना, वो एक 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 आम इन्वेस्टर से जुड़ी हुई है कि 2 करोड़ जो है ना, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है, ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये एक पर्पस के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपकी एक एक इन्वेस्ट करने का एक एपेटाइट होता है, आपकी एक क्षमता होती है जिसमें आप इतना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइबिलिटीज है तो आप ये समझिए कि आप हो सकता है कि 2 करोड़ टारगेट ना कर पाए। तो कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्ट करना शुरू करता है, तो पहली चीज आती है कि आप किस किस ऑब्जेक्टिव या गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन एक चीज तो इंपॉर्टेंट है ना सुमित जी, कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वो सारी इन्वेस्टमेंट्स आपकी इन्वेस्टेबल सरप्लस या आपकी सेविंग से आएगी, राइट। तो पहली चीज है कि आप अपना ओवरऑल कैश फ्लो को अंडरस्टैंड करके क्या सेविंग्स की एपेटाइट है, उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। गोल्स जो है उसको डिफाइन करना शुरू कीजिए और फिर उसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। ये जो टॉपिक जो हमने लिया और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो 2 करोड़ जो 7 साल में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। तो ये सारी चीजें, ये एक 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 स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के हिसाब से है। और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरा एपेटाइट ही नहीं है, राइट, कि अगर मैं उतना 1,33,000 की इन्वेस्टमेंट करूं, राइट, तो आज के स्टेज पे आई कैन नॉट अचीव दिस गोल। तो हो सकता है कि ऐसे समय में आप अपने गोल पीरियड को आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा।
अब आता हूं मैं आपके सेकेंड क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपने कहा कि पिछले, अगर समझ लीजिए 7 साल एक रीजनेबल टाइम होता है, और अगर मैंने 2020 से शुरू किया था और मार्च 2020 से अगर मैंने वो टाइम पे शुरू किया, या फिर समझ लीजिए जैन 2020 से मैंने शुरू किया है, तो एक चीज है समझिए कि पिछले 5 वर्षों में, और खास करके ऐसे समय में जब किसी ने निवेश करना शुरू किया, जब मार्केट करेक्ट हो रहा था या कोविड के समय से, तो आज तक अंदाजा है कि अगर उस समय जो पैसा इन्वेस्टेड है, वो पैसा तकरीबन 2 to 2.5 टाइम्स, मैं एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड और वो भी लार्ज कैप ओरिएंटेड इंडेक्स फंड्स को अगर भी देखें, तो अराउंड 2 to 2.5 टाइम्स बढ़ चुका है। ये जो सिनारियोज जो होती है वो अक्रॉस साइकिल्स है, और ऐसा नहीं है कि यही ये जो 2 या 3 कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं हमने, जो यूक्रेन रशिया और फिर इंडिया पाकिस्तान और अभी जो ईरान और इसराइल के बीच चल रहा है, और ये सारी चीजें जो है ना पहले भी हो चुकी है, इसके बाद भी होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट्स आपको रिटर्न्स देता है, खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट्स आपको रिटर्न दे रहा है, देर इज लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड देर इज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि ये जो है ना, ये परफॉर्मेंस आगे जाके भी जारी रहे। और इसलिए इसको टोन डाउन करने के लिए जब भी हम किसी का भी पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, आपके शो पे या फिर मनी शो पे, मनी नाइन पे जब भी आके, ठीक है, तो हम हमेशा उसका रेट ऑफ रिटर्न्स जब हम अज्यूम करते हैं, हम एक एवरेज 10 से 12% का रिटर्न्स लेते हैं। जबकि ज्यादातर पोर्टफोलियो अगर आज के समय में भी आप देखेंगे, जिन्होंने लास्ट समझ लीजिए 4-5 सालों में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो उनका पोर्टफोलियो कम से कम आज के समय में अराउंड 14 to 15% के आसपास रिटर्न दिखाते होंगे। एक चीज़ और हर्षद सर, आपने रास्ता बता दिया, आपने मंजिल बता दी, ठीक है, लेकिन इस रास्ते को तय करने के लिए एक मीडियम भी चाहिए होता है। मैंने एक जर्नी शुरू करनी है अगले 7 साल के लिए, मैं 2 करोड़ का कॉर्पस चाहता हूँ, मुझे इतनी पूंजी डालनी होगी, लेकिन डालनी कहाँ होगी? क्योंकि हर दूसरे दिन तो एक डाइवर्सिफाइड नया प्रोडक्ट आ जाता है एमसी की तरफ से, कोई सेक्टोरल फंड लाता है, कोई नए इमर्जिंग फंड लाता है, कोई आर्बिट्रेज फंड ले आता है, कोई लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में जोर देता है, तो मैं लूँ क्या? जी, तो पहली चीज ये होती है ना समझिए कि आज अगर मेरा होराइजन जो है वो 7 साल का है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे परमिट कर रहा है कि मैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, वन, ठीक है। तो मुझे वहां पे है ना, हो सकता है कि मैं डेट म्यूचुअल फंड्स को अपने अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर ना करूं, क्योंकि मेरा होराइजन जो है कुछ 7 साल का है, और 7 साल एक रीजनेबल टाइम होता है किसी भी इक्विटी फंड्स में निवेश करने के लिए। आज के समय में अंदाजा है कि 2000 के आसपास या फिर उससे ज्यादा ही म्यूचुअल फंड्स होंगे, अलग अलग कैटेगरीज में होंगे। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी है जिस पे आपको फोकस करना है, अगर आपको सेंसिबल पोर्टफोलियो बना के, आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जहां पे ऐसा एनवायरनमेंट ना हो कि कहीं किसी ने यहाँ से वहां मिसाइल डाल दिया तो आपकी नींद खराब हो जाए, राइट। तो आपको वो पोर्टफोलियो बनाना है, और वो पोर्टफोलियो बनाने के लिए ऐसे कुछ ज्यादा आपको बहुत सारा रिसर्च या फिर बहुत सारे फंड्स को आपके पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में समझ लीजिए तकरीबन 6 से 10 अच्छे इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है, खास करके अभी मैं कैटेगरीज भी आपको कहूंगा कि आप लार्ज कैप ले लीजिए, फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, लार्ज एंड मिड कैप, और कुछ एलोकेशन आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड में दे दीजिए। और मिड कैप स्मॉल कैप फंड में जब भी आप डालें, ठीक है, तो उसका टोटल एक्सपोजर जो है, एटलीस्ट हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 20 से 25% से ऊपर ना जाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि लोगों का बहुत सारा एलोकेशन जो है वो स्मॉल कैप की तरफ होता है, राइट। लेकिन उसको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन अप्रोच से आपको फॉलो आप करेंगे तो ये जो आपका प्रश्न जो है कि कौन से मीडियम से जाया जाए, और इतना सारा नॉइज जो है अराउंड, अभी कुछ सेक्टोरल फंड आएंगे, ये मौसम होता है, कभी सेक्टोरल फंड अच्छा करेंगे, कभी थीमेटिक फंड आ जाएगा। 2020 और 21 में पूरी दुनिया को सिर्फ इंडेक्स फंड में निवेश करना था, राइट। तो ये सारी चीजें आती रहेगी। अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव समझते हैं और आपको ये जानना है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से आप तकरीबन 12 से 13% के आसपास एवरेज पोर्टफोलियो का रिटर्न आए और आपका 7 साल में ये टारगेट अचीव हो जाए, राइट। दिस इज वेरी सिंपल सुमित जी। अनफॉर्चुनेटली इतने सारे फंड्स आने के बाद, इतने सारे नॉइज आने के बाद कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स बाय डिफॉल्ट एक एनवायरनमेंट के हिसाब से बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग उस एनवायरनमेंट में जाके हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। एक चीज़ और हर्षद सर, इस बाज़ार में या इस फिनेंशियल जर्नी में क्या करना है ये तो ज़्यादातर सब लोग जानते ही हैं,
लेकिन क्या नहीं करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। आपके हिसाब से इस जर्नी को अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, पहली चीज ये है ना कि ये जर्नी जो आप सोच रहे हैं, ये 7 साल की जर्नी है। और ये 7 साल की जर्नी में आपको पेशेंस, यानी जो जो आपको धीरज रखने की बहुत जरूरी है। ऐसा एनवायरनमेंट आएगा जब आपका पोर्टफोलियो जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखाएगा, या फिर सडनली आपका पोर्टफोलियो 10% पॉजिटिव से अराउंड 3, 4, 5% पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये सारे एनवायरनमेंट है। और एक चीज हमें याद रखना है कि इक्विटी, जब आपका पैसा जो है इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। वो जो है वोलेटिलिटी या जो उतार चढ़ाव जो बोलते हैं, वो चलता रहेगा। और वही जो है ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो आप, पहली चीज कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है जब ये वोलेटिलिटी आए। दूसरी चीज, आप, बहुत से लोग जो है वो SIPs के द्वारा ये पोर्टफोलियो बनाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस। अगर समझ लीजिए मार्केट करेक्ट हो रहा है या मार्केट सर्च कर रहा है, ओके, SIPs को कंटिन्यू रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ये डिसिप्लिन की बात है। और अगर अगर हमको जो जो गोल जो अचीव करना है, और अगर समय जितना भी हो, कम या ज्यादा जितना भी हो, लेकिन उसमें डिसिप्लिन की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो डिसिप्लिन को फॉलो करना है। 7 साल ले लीजिए या 5 साल या 10 साल ले लीजिए, इसके ये पूरे साइकिल में बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स भी आएंगे जहां पे कुछ कैटेगरीज अच्छा करेंगे, कुछ कैटेगरीज बुरा करेंगे। जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा कि कोई ऐसा मौसम आएगा जहां पे सडनली आपने पिछले कुछ, आई थिंक एक या 1.5 साल पहले देखा होगा कि PSU ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया, तो PSU फंड्स आने शुरू हो गए और बहुत सारे निवेशकों ने PSU फंड्स में डाले। राइट, ठीक है। और ये जो सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड से थोड़ा सा आप कॉशियस रहना जरूरी है। आप आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड को आप इन्वेस्ट करें, वो बेटर है। और एक चीज समझ लीजिए कि हर एक पोर्टफोलियो जो है ना, एक फंड मैनेजर और उनकी टीम संभाल रही है। अगर आज के समय में, अगर बहुत सारे निवेशक, अभी आज के समय में हमने ये भी देखा है कि आज डिफेंस बेस्ड फंड्स में बहुत सारे निवेशक इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आज के समय में अगर ऐसा लगता है कि डिफेंस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, तो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर को भी वही सेम ऑप्शन अवेलेबल है। राइट, तो आप एक बात समझिए, जब आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स और ऐसे फंड्स में जाते हो, तो वहां पे रिस्क एलिमेंट है ना, थोड़ा बढ़ जाता है। और जब वो सेक्टर या थीम वो सही टाइम पे अगर सही परफॉर्म नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट देता है कि नहीं यार, ये मुझे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और दैट इज वेयर द डिसिप्लिन गेट हर्ट्स। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन होने के लिए एक, आप ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कीजिए, डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि सेक्टोरल। और आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं SIP के द्वारा, इररिस्पेक्टिव कि मार्केट करेक्ट हो या सर्ज हो, उसको फॉलो कीजिए। आई डोंट थिंक सो कि इतना डिफिकल्ट है। तो तरीका कैसे हो, कैसे जर्नी हासिल करनी है, कौन से माध्यम को इस्तेमाल करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आपके सामने रख दी गई हैं। 7 साल में अगर 2 करोड़ रुपए आप चाह रहे हैं, तो आपको हर जवाब इसका हर्षद सर दे चुके हैं।